हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूलपीडिया। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे कि आगे के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको फ्री स्टडी क्वालिटी मटेरियल मिलता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज कृष्ण कुमार शर्मा. I have done my MSc Chemistry from Delhi University, and I have been associated with various coaching institutes in Delhi. So, what are the properties of acids? Acid होता क्या है, कैसे पता लगता है कि ये एसिड है? सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन ये कि जो हाइड्रोजन आयन दे दे पानी के अंदर, जिसको हमने डाला और वो हाइड्रोजन आयन दे दे, तो उसे बोला जाता है एसिड। इसके अलावा और उसकी क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है? सबसे पहली बात, वो टेस्ट में खट्टा होता है। जैसे आपने सिट्रिक एसिड के बारे में सुना होगा, जो कि नींबू में पाया जाता है, खट्टा होता है। इसी तरीके से जनरली सारे एसिड खट्टे होते हैं, कोई कम खट्टा कोई ज्यादा खट्टा। दूसरा, जब उसे लिटमस टेस्ट उसका कराया जाता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कलर चेंज कर देता है। इसके अलावा वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो H+ देता है ये डिसोसिएट होने के बाद, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी यूज करते हैं हम जगह जगह। इसके अलावा ये हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करता है। हाइड्रोक्साइड आयन होता है बेस का आयन, और H+ और OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलते हैं और न्यूट्रलाइज करके वाटर बना देते हैं और एक सॉल्ट बना देते हैं। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है, किस तरीके से एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ये एग्जाम में जरूर आता है। इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन जरूर आता है। एसिड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ सकता है, या फिर मेटल के साथ कोई रिएक्शन दी गई हो सकती है, उसको कंप्लीट करना हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। इसी तरीके से किसी कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड व्हाट इज द कार्बोनेट? कार्बोनेट इज जिस भी कंपाउंड में लास्ट में CO3 लगा देखा हो आपने, उसे कार्बोनेट बोलते हैं। सपोज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो ये कार्बोनेट है। इसी तरीके से ये बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो आपको पता होगा कि एसिड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो शरीर को जला देता है, हमारी टिश्यूज को जला देता है। कोई कोई एसिड इतना खतरनाक होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो अंदर तक चला जाता है। जैसे आपने एक्वारिजिया के बारे में शायद सुना हो, जो सुनार लोग यूज करते हैं आपके गोल्ड की सफाई के लिए। वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि वो अगर ह्यूमन बॉडी पे पड़ जाए तो वो आर पार जा सकता है, यानी ज्यादा मात्रा में पड़ जाए तो वो पूरी की पूरी बॉडी को जला सकता है जहां भी वो पड़ा हो। इसके अलावा ये मेटल सरफेस को कोरोड कर देता है, मेटल सरफेस को ऊपर से हटा देता है धीरे 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 धीरे। कोरोजन, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कोरोजन क्या होता है? आयरन का जिस तरीके से कोरोजन होता है, ऐसी हर मेटल सरफेस का कोरोजन होता है, और वो एसिड की प्रेजेंस में ही होता है। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड? अलग अलग बेसिस पे हम एसिड्स को डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या बेसिस हैं वो, और कौन कौन से एसिड होते हैं? सबसे पहले ओराइजिन के बेसिस पे, कि हमें एसिड मिला कहाँ से है, उसके बेसिस पे दो तरीके के होते हैं। एक तो हो सकता है कि हमें नेचुरली मिला हो एसिड, मतलब हमारे नेचर में पाया जाता हो। सेकंड हो सकता है कि हम लैब में तैयार करते हो। उस बेसिस पे दो ही तरह के होते हैं। तो जो नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा, नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं? ये किसी नदी, समंदर, झील, तालाब में तो पाए नहीं जाएंगे। ये पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि मैंने बताया भी, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है, तो ये नींबू नेचुरली पाया जाता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया सिट्रिक एसिड। इसी तरीके से एसिटिक एसिड, जो आप सिरके का अचार खाते हैं, वो सिरका नेचुरली पाया जाता है, विनेगर जैसे बोलते हैं। इसी तरीके से ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर के अंदर। इसी तरीके से टार्टारिक एसिड किस में पाया जाता है? टेमरिंड के अंदर।
इसी तरीके से लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध के अंदर, आपको खूब पता होगा, दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसीलिए वो खटास होती है उसमें। तो ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा मिनरल एसिड वो होते हैं जो हम लैब में तैयार करते हैं, इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत एग्जांपल है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कौन कितना खतरनाक है। कोई बहुत हल्का एसिड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसे जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालें, पानी के अंदर डालें, तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए। सपोज नाइट्रिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है HNO3, जब आप पानी के अंदर डालोगे तो H प्लस उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, NO3 नेगेटिव उसका एकदम अलग हो जाएगा, यानी कि आपको सॉल्यूशन में सिर्फ H प्लस और NO3 नेगेटिव मिलेंगे, HNO3 खत्म हो चुका होगा, यानी वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए इनसे ह्यूमन बॉडी को बचा के रखना चाहिए। जबकि वीक एसिड कौन से होते हैं? जिन्हें आप खाने में लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अभी बात करी कि सिरके में एसिटिक एसिड होता है, वो तो आपके शरीर को नहीं जला रहा, ज्यादा मात्रा में कुछ हो तो जला भी सकता है, लेकिन नॉर्मल आप क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उसका कोई फर्क आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड होते हैं, ये स्लाइड में गड़बड़ है, ये H2CO3 होना चाहिए, नॉट H2CO। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं वीक एसिड के। क्लासिफिकेशन दो और तरीके से भी होता है, कंसंट्रेशन के आधार पे भी होता है। एक होता है डाइल्यूट एसिड, जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो और एसिड की मात्रा बहुत कम हो, यानी कि एसिड इज इन लो कंसंट्रेशन व्हाइल वाटर इज इन हाई कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं कि जिसमें पानी या किसी और लिक्विड की मात्रा बहुत कम हो और एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो। वी शुड नॉट से मात्रा और क्वांटिटी, वी शुड यूज द टर्म कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। एक लास्ट बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का एसिड्स का, वो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कितने हाइड्रोजन आयन देता है। अगर एक मोल ऑफ एनी एसिड गिव ओनली 1 H प्लस आयन, तो उसे बोला जाता है मोनोप्रोटिक। मोनो यानी एक, HCl है, जैसे आपको फॉर्मूला से ही दिखाई दे रहा है, तो एक ही H प्लस दे सकता है, एक मोल HCl। या HNO3 है, एक H प्लस आयन ही दे सकता है, नॉट 1 H प्लस आयन, सॉरी, 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, दैट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। इसी तरीके से अगर 2 आयन दे सकता हो तो डाइप्रोटिक, जैसे आप फॉर्मूले में देख सकते हैं H2 लिखा हुआ है तो ये डाइप्रोटिक है। ट्राइप्रोटिक अगर 3 दे सकता हो, H3। इसी तरीके से पॉलीप्रोटिक 3 से भी अगर ज्यादा दे सकता हो तो उसे बोला जाता है पॉलीप्रोटिक एसिड। सो दैट वर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। नाउ मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस क्या होता है? बिल्कुल एसिड का थोड़ा उल्टा आप देख सकते हैं कि वो H प्लस देता था एसिड, ये देता है OH नेगेटिव, पानी के अंदर ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर पानी में सोल्यूबल है कोई बेस तो उसे बोला जाता है एल्काली। एल्काली और बेस में यही अंतर है कि एल्काली वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल बेस नहीं है वो एल्काली नहीं है। इसके अलावा इनका टेस्ट बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा जैसा कुछ होता है, बिटर टेस्ट है, वो सोर टेस्ट होता था उसका, खट्टा टेस्ट होता था। ये रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। एसिड क्या करता था? ब्लू लिटमस को रेड बनाता था, ये रेड को ब्लू बनाता है। ये पीएच पे डिपेंड करता है। बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, इसलिए ये रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। ये भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज किए जाते हैं सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये भी तो आयंस में टूट रहे हैं, जब इनको आप सॉल्यूशन में डालते हो तो ये भी तो आयंस में टूटते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट की तरह पे वही काम करता है जो कि आयंस में डिसोसिएट होता हो। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए बस आयंस की जरूरत है, चाहे वो एसिड देता हो बेस देता हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे एसिड में बताया गया कि H प्लस और OH नेगेटिव आयंस मिलके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। इनका जो नेचर होता है वो स्लिपरी नेचर होता है, जैसे साबुन है, साबुन भी एक तरह का बेस है। तो ये स्लिपरी नेचर के होते हैं सारे बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई भी बेस उठा लो आप, वो थोड़े से स्लिपरी, जब आप उंगलियों के बीच में उसको लोगे तो आपको चिपचिपा महसूस होगा। ये फैटी एसिड्स को डिसॉल्व भी करते हैं, ये स्लाइड में लिखा होना चाहिए डिसॉल्व फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और उसको
डिसॉल्व कर देते हैं बेस। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस? फिर से वही, सबसे पहली बात स्ट्रेंथ के आधार पे, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस वो जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, बल्कि आधे अधूरे डिसोसिएट होते हैं, यानी सॉल्यूशन में कुछ न कुछ ओरिजिनल बेस बचा रह जाता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे तो डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस। अगर किसी भी सॉल्यूशन में पानी बहुत ज्यादा है और बेस बहुत कम है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट बेस। अगर इसका उल्टा है, पानी बहुत कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है और बेस बहुत ज्यादा है, तो उसे कहा जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, तो आपने पीएच के बारे में सुना होगा। पीएच उसका निकालिए, पीएच स्केल पे। पीएच स्केल होता है 1 से 14 तक डिजिट निर्धारित कर दी गई है। जैसे आपके एग्जाम की निर्धारित कर दी गई है 1 से 100 नंबर के बीच में एग्जाम होगा। जिसके 90 नंबर होंगे वो ज्यादा पढ़ा है, ज्यादा होशियार है, जिसके 70 नंबर है वो कम पढ़ा है। इसी तरीके से एसिड और बेस की भी स्ट्रेंथ निकालने का एक स्केल है 1 से 14 तक। 1 से 7 तक के बीच में अगर कोई है तो उसे एसिड कहा जाएगा। 7 से 14 तक के बीच में अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो पीएच स्केल पे बेस है, और जिसका 7 ही है तो वो बीच का बच्चू, उसे कहा जाएगा सॉल्ट। जो 7 पे है वो न्यूट्रल है, उसे वो जनरली सॉल्ट ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा सॉल्ट की ही बस 7 होती है, बाकी भी मटेरियल हैं जिनकी 7 होती है। तो पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें मतलब आपको ये बताना है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, उस वो कितने पीएच के बीच में सेंसिटिव होती है। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो होता है 7 to 7.8, जनरली बेसिक है हमारी बॉडी। हालांकि हमारी बॉडी में एसिड भी है, लेकिन ओवरऑल हमारी बॉडी 7 to 7.8 के बीच में काम करती है, इसकी रेंज इतनी है। जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अगर आप पीएच का रोल देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े आराम से देखिए, स्लाइड को पढ़िए। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे फूड में बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है जब एसिड सीक्रेट होता है। देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स नेचर की है। और जो हमारे पेट में जो इनर लाइनिंग होती है, जो टिश्यू होती है अंदर की तरफ, वो एसिडिक पीएच से हमको बचाती हैं। यानी इतनी एसिडिटी के बावजूद हमारा पेट सही काम कर रहा है, तो उसका रीजन है क्योंकि हमारी इनर लाइनिंग भगवान ने इस तरीके से बना के भेजी है कि वो एसिडिक पीएच को झेल जाती हैं। इसके अलावा टूथ डिके में भी पीएच का रोल है। कैसे? कि आपने खाना खाया और मुंह साफ नहीं किया तो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं हमारी बॉडी में, हमारे दांतों में, तो उसकी वजह से पीएच कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और बहुत कम पीएच का मतलब है एसिडिक। तो जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा दांतों के लिए खतरनाक है, एक टाइम के बाद दांत गिरने लगते हैं। तो इसलिए हमारे जो मुंह का, दांतों का जो पीएच है वो 5.5 के अराउंड होना चाहिए। इसीलिए हम टूथब्रश करते हैं जो कि बेसिक होता है, वो हमारे पीएच को बढ़ा देता है, टूथपेस्ट जो होता है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स में भी पीएच का रोल होता है। कैसे? जैसे कि जो मधुमक्खी होती है, या फिर एक प्लांट होता है नेटल, जिसमें आपने नुकीले पत्ते देखे होंगे, वो नेटल होता है। वो एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करने लग जाते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी ने हम पे आक्रमण किया, कोई कीड़ा आके बैठ गया है, कोई उसे खत्म करना चाह रहा है। मधुमक्खी को अगर लगता हो तो वो एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे कि उसका बचाव हो सके। तो पीएच इतना इंपॉर्टेंट है हमारी नेचर के लिए भी और हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी। सो आई होप आपको ये एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में समझ आया होगा अब तक। अभी सॉल्ट एक लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में आप जान लीजिए। हालांकि मैं पहले इसके बारे में बता ही चुका हूं 2 बार कि सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो ज्यादातर सॉल्ट है वो हम यूज करते हैं, जैसे हम अपने घरों में सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट या नमक जिसे बोल देते हैं, तो वो टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन होती है तो
सोडियम क्लोराइड बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरीके से इप्सम साल्ट होता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO3, इसे आप फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉल्ट हैं जो हम अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है जिसमें बाद में क्लोराइड आ रहा हो, सल्फेट आ रहा हो, कार्बोनेट आ रहा हो, नाइट्रेट आ रहा हो, ये सब सॉल्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये बड़े आराम से समझ आ गया होगा। आगे भी हम लेक्चर्स ऐसे लेके आते रहेंगे, पूरी केमिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, क्लास 10th का एक एक चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। और क्लास 6 पे भी हम फिलहाल काम कर रहे हैं। तो आपके जो भी दोस्त, आपके परिवार में कोई भाई हो जो इन क्लासों में पढ़ता हो 6ठी से 10वीं तक, तो उसे बताइए हमारे चैनल के बारे में। खुद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लास 6 से 10 तक अगर कोई भी स्टूडेंट आपके नज़र में है तो उसको प्लीज बताइए हमारे चैनल के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।